अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? आई होप आप लोग सब लोग ठीक होगे, मज़े में होगे। ओके जी, नाउ वी स्टार्ट है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो किसके बारे में है, क्या टॉपिक है आपका? एग्रीकल्चर एंड मेन क्रॉप्स। मतलब इसमें हम किस बारे में पढ़ेंगे? अपनी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के बारे में, अपनी ज़राअत के बारे में। इसमें सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक है वो है रेबल फार्मिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये किसके बारे में है? प्रोड्यूसिंग फूड। क्या करता है ये? फूड को प्रोड्यूस करता है। रेबिट फार्मिंग मतलब फूड क्रॉप्स को ग्रो करना। ठीक है, डिफरेंट फार्मिंग्स में। इसमें ज़्यादातर जो हम लोग काश्त कर रहे हैं उसमें आपका राइस आ जाएगा, आपके क्रॉप्स ग्रेन्स आ जाएंगे, जो आपके डिफरेंट टाइप्स के बेसिक फूड्स हैं वो ग्रो हो रही हैं। ये फार्मिंग तकरीबन 1 हेक्टेयर जगह पर बनाई जाती है। कितनी स्पेस में बनाई जाती है? 1 हेक्टेयर स्पेस में। और यूएसए में ये तकरीबन 1000 हेक्टेयर जो है ये पाया जा रहा है। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन को कास्ट कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ ये प्रोड्यूस कर रहा है राइस को, वीट को, इसको ग्राउंड नट्स जो होते हैं, टी, कॉफ़ी, कोको, ये सारी चीज़ें इन फार्मिंग में प्रोड्यूस की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, पैदा की जा रही हैं कि इनको यहाँ पे काश्त किया जा रहा है। यहाँ पे ये बहुत ही वैल्यूएबल काश्त होती हैं, जैसे कॉफ़ी, कोको, फ्रूट, वेजिटेबल, ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो ज़्यादा इनके ऊपर काम किया जा रहा है, इनको काश्त किया जा रहा है, इनको ग्रो किया जा रहा है और बहुत हाई प्राइजेस में इसको दूसरे ममालिक के हाथों फ़रोख्त किया जा रहा है। इसमें ये तो था अरेबिक फार्मिंग के, इसमें फ़ूड को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। इसमें अगर हम लोग फ़ूड के बारे में बात करें तो इसमें उन्होंने ज़िक्र किया राइस का, कि राइस क्या चीज़ है। राइस जो है ये इस तरह की क्रॉप है जो पूरी दुनिया के तकरीबन हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन की पसंदीदा क्रॉप है। ये सबसे ज़्यादा ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों में मकबूल है। वो लोग इसको अपने खुराक के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और ये तकरीबन 3000 BC इसको काश्त किया गया था और उस वक़्त इसकी सिर्फ कुछ वैरायटी थी। लेकिन अगर टुडे हम लोग आज की बात करें तो आज इसकी वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा मच इम्प्रूव्ड हो चुकी हैं। इसको उगाना, इसको काश्त करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है राइस को काश्त करना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी चाहिए होता है। ये इस तरह के टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है जो कि ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। इसके अलावा वहाँ पर बारिश, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर बारिश की मिकदार भी होनी चाहिए। ज़मीन जो होती है उसको काश्त के काबिल होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखकर कि जिन इलाकों में ये चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके सूटेबल इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर चावल की काश्त को अहमियत दी जाती है। चावल की काश्त में सबसे पहले इनको वेट नर्सरी, गीली नर्सरी में इसके पौधों को लगा दिया जाता है। बहुत छोटे छोटे बेड्स टाइप के होते हैं। जो वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं तो वहाँ से उखाड़ कर उनको दोबारा एक नई जगह पर उनकी ज़मीन में काश्त किया जाता है और वहाँ पानी की मिकदार बहुत रखी जाती है। ऐसे होता है जैसे फ्लड होता है, कि बहुत फ्लडी जगह होती है, उस पानी में इनको काश्त किया जाता है। और इनको टाइम पे टाइम, कि जिस टाइम पर इसको पानी की ज़रूरत होती है, ये इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए इसको टाइम बे टाइम पानी लगाना पड़ता है। अगर हम टाइम पर इसको पानी लगाएंगे तो ये उतनी ही अच्छी उसकी काश्त होगी, ये हमें उतने ही जो राइस हैं वो ग्रो करेंगे, उतने ही हाइट के, जो कि तकरीबन 1 to 1.25 मीटर्स लंबे होंगे। और ये उतने ही हमारी इकोनॉमिकली कंडीशन को बेहतर करेंगे। पाकिस्तान चूँकि एक एग्रीकल्चर मुल्क है, इसलिए यहाँ पर तकरीबन दूसरी फसलें, सारी फसलें काश्त होती हैं, लेकिन यहाँ पर चावल और
कपास की काश्त भी बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है। इनको दूसरे ममालिक में भी भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के काश्त किए हुए चावलों की मांग दूसरे ममालिक में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कई किस्म के चावल काश्त किए जा रहे हैं और जिनका जायका और जिनका टेस्ट भी उतना ही बेस्ट और उतना ही अच्छा होता है। ओके जी, अभी हम लोगों ने पढ़ा रेप्लिकल फार्मिंग के बारे में कि वहाँ पर फसलों की काश्त होती है, फसलें काश्त की जाती हैं जो कि हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में बहुत हाई प्राइसेस में जिनको फ़रोख्त करते हैं। अब सेकंड वन जो हम लोगों का है वो है स्टॉक और एनिमल फार्मिंग। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तकरीबन एनिमल फार्मिंग तकरीबन 25% जो है वो एग्रीकल्चर का है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट के बाद 25% ये है, इसलिए इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और तकरीबन 12 से 15,000 ईयर अगो उस वक़्त जानवर जो थे उनको सिर्फ हंटर मतलब शिकार किया जाता था, उनका शिकार किया जाता था अपने खुराक के लिए शीप और गोट का। ऑलरेडी इनको सिर्फ खा लिया जाता था, लेकिन अक्सर अगर ज़्यादा तादाद में पकड़ लिए जाते थे तो उनको अपने पास रख लिया जाता था कि अगर बाद में हम लोगों को खुराक ना मिले या कभी कोई जानवर शिकार ना हो तो जो पकड़े हुए कैप्चर एनिमल्स होते थे उनको मारा जाता था और उनको खाया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता एनिमल्स जो थे वो लोगों ने अपने घरों में उनको पालना शुरू कर दिया, तो उनका गोश्त और उनके दूध को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शीप और गोट के दूध के इस्तेमाल शुरू हो गया, लोगों ने इनको पालना शुरू कर दिया। और उसके बाद इनकी बोन्स को, इनके हॉर्न्स को, इनकी हड्डियों को एज अ वेपन या टूल्स जो हैं वो यूज़ करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, आगे जाते रहे, इन्होंने इसको अपनी तरक्की के लिए बहुत इजी करना शुरू कर दिया। तकरीबन 5,000 साल पहले 5,000 साल अगो इन्होंने एक नई इन्वेंशन की हिस्ट्री में इन्होंने व्हील डेवलप कर लिया। पहले इन्हें एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को लेके जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। विदाउट व्हील हॉर्स के ऊपर जस्ट किसी भी लकड़ी को या उसको बांधकर उसके ऊपर वेट को रखा जाता था और वो उसको खींचते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था, जो कि बहुत टफ चीज़ होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, डेवलपमेंट आती रही, तो इन्होंने एक व्हील पहिए को ईजाद कर लिया, जो कि इनके लिए बहुत ही आसान हो गया। पहले वही चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्हें तकरीबन बहुत टाइम लगाना पड़ता था, वही व्हील की मदद से इन्होंने अपने टाइम की बचत की और तकरीबन 750 किलो का वेट एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके बाद शीप्स जो था वो पहला वाइल्ड एनिमल था जो डोमेस्टिक भी था। ये तकरीबन वेस्ट एशिया में 1100 ईयर अगो में इसके ऊपर काम करना शुरू हुआ। इसकी फार्मिंग शीप की और गॉट की फार्मिंग शुरू कर दी गई। इनके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बेफलोस की, कैमल्स की, डोंकीज़ की, इनकी भी फार्मिंग होनी शुरू हो गई। और इनकी स्किन, इनके वूल, इनकी बोन्स, इनका मीट, इनके मिल्क, इन चीज़ों को सेल आउट किया जाना शुरू कर दिया और दूसरे इनकी प्रोडक्ट्स बनानी शुरू कर दी गई। और इन्हीं प्रोडक्ट्स का दूसरे मार्केट में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा मांग है कि वो लोग इसको मुँह मांगे दामों ख़रीदना शुरू कर दिया उन्होंने। और ये वाली फार्मिंग भी लोगों के लिए बहुत आसानी का बाइस बनी। उन्होंने इस फार्मिंग की मदद से भी अपनी बहुत ज़्यादा अपने ख़ुद को प्रोड्यूस किया, अपने इन्वायरमेंट को, अपने इकोनॉमिक लेवल को बहुत डेवलप कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता फार्मिंग जो थी, फार्मिंग ये कर रहे थे जानवरों की, उसमें रेवोल्यूशन आता गया और तकरीबन वक्त के साथ साथ उसमें इतनी तरक्की हो गई कि यूके ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग का काम स्टार्ट कर दिया। तकरीबन 1700 इन अबाउट 1700 इन यूके देयर टू प्लेस डेट वी कॉल द फार्मिंग रेवोल्यूशन, कि हम इसको फार्मिंग रेवोल्यूशन में कर सकते हैं कि इसमें फार्मिंग रेवोल्यूशंस हो गई।
जिसमें दे ग्रेट चेंज इन क्रॉप्स एंड एनिमल्स के क्रॉप्स में और जानवरों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई कि इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग की मदद से उन्होंने ना सिर्फ जानवरों की एक नई किस्में डेवलप की जो कि ज़्यादा गोश्त ज़्यादा बेहतर दूध देने वाली थी, और इसी तरह वो इस तरह के क्रॉप्स काश्त की जाने लगी जो हमें पहले से ज़्यादा मिकदार में फ़ायदा दे रही थी, पहले से ज़्यादा मिकदार में जिनको ग्रो करना शुरू कर दिया, और वो पहले से ज़्यादा हम लोगों को वैरायटी देना शुरू हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट है कैटल्स। मोस्ट फार्मर कीप सम एनिमल्स एंड पोल्ट्री। बहुत से किसानों ने कुछ तरह के एनिमल्स और पोल्ट्री के जो जानवर हैं उनको अपने पास रखा हुआ था। बट इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइवस्टॉक इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ फार्मिंग। लेकिन दुनिया का कुछ हिस्सों में लाइफ स्टॉक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट काइंड है फार्मिंग की। इसमें फसलों को मज़ीद बेहतर किया जा रहा था, गुड क्रॉप्स को काश्त किया जा रहा था, कैटल्स जो हैं उनके फार्म्स बनाए जा रहे थे, एनिमल्स जो थे वो फाउंड कर रहे थे मोस्ट क्लाइमेटिक ट्रॉपिकल नियर अर्थिक क्लाइमेट के जो काउस, बेफलोस और ऑक्सन्स थे। इनमें सबसे जो मेन यूज़ था कैटल का वो था मीट, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स। ये चीज़ें इनसे बहुत ज़्यादा मकदार में हासिल की जा रही थी। ऑल्थ्रो दे आर मैनी मिलियंस ऑफ कैटल, जैसे बेफलोज हैं, इनको इनसे बहुत काम लिया जा रहा था। एशिया और अफ्रीका में आहिस्ता आहिस्ता इनको ज़्यादा बेहतर किया गया। कैटल नाउ ब्रीड आर देयर मेन पर्पज़। अब इन कैटल्स को अब जो है बहुत नए मकसद के लिए ब्रीड किया जा रहा है, जैसे मीट, मिल्क और वर्क थ्रो साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू क्रॉस ब्रेड। अब साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग करवा दें जो कि गोश्त और मिल्क के लिए बहुत बेस्ट और बहुत अच्छी है। इनमें सबसे पहले शीप्स हैं। शीप्स जो हैं वो आर इवन मोर वाइड स्प्रेड देन कैटल्स। ये कैटल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एनिमल है, बिकॉज दे आर एबल टू लाइव अंडर हार्ड कंडीशन। क्योंकि ये जिस तरह की मर्जी कंडीशन है ये वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। ये कम खाता है, ये हार्ड ग्रास होती है, ये उसको भी यूज़ कर लेता है। ये हायर लैटिट्यूड के इलाकों में रहता है और कोल्डन क्लाइमेट में एज ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। कैटल शीप्स जो होते हैं इनके वूल तकरीबन 50% और अबाउट टू 15% इनका गोश्त जो होता है वो पहले से बेस्ट और अच्छा है। इसके अलावा पाकिस्तान में, ईरान में और इसकी बहुत अच्छी फार्मिंग हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया में भी इसकी आइडियल जो है ना कारपेट्स, इसके वूल के कारपेट्स यूज़ किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट हैं, सिल्की हैं। बहुत एक्सपेंसिव इसकी वूल होती है जो कि यूज़ की जा रही है, जिनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाई जा रही हैं जो कि पूरी दुनिया में इसको प्रोड्यूस करवाया गया है। इवन सबसे ज़्यादा मोर वैल्यूएबल जो इसकी वूल है वो क्राकुल है। कौन सी वूल है शीप की जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है? क्राकुल वूल। ये पाया जाता है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, अफ़गानिस्तान में पाया जाता है, ये ईरान में पाया जाता है एंड सेंट्रल एशिया में, और ये सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। इसकी स्किन जो होती है ये वूल हासिल होती है हमें जो न्यूली बॉर्न लैम्प्स होते हैं उनकी वूल ज़्यादा अच्छी होती है, टाइट होती है, ब्लैक कर्ल्स होते हैं उसमें। उसकी मदद से हम लोग कोट्स और हैट्स जो हैं उनको बनाते हैं। ये प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि दूसरे ममालिक में बहुत हाई प्राइसेस में, बहुत एक्सपेंसिव ये प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम लोग भेजते हैं और वहाँ से हासिल करते हैं। ये तो था शीप का। शीप के बाद गोट्स आ जाती हैं, बकरियाँ। ये भी क्लोजली रिलेटेड टू शीप हैं बट विल लिव इन एवन हार्डर कंडीशन। ये भी जो सख्त कंडीशन माहौल होता है ये वहाँ पर भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, वहाँ पर भी रह सकती हैं।
ये इनकी भी फार्मिंग की जा रही है। ये भी हम डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से कि जहाँ का जिस तरह का कंडीशन हो उस हिसाब से ये वहाँ पर सरवाइव करती हैं। अक्सर गोट्स को आपने देखा होगा जिनके बाल बहुत हार्श और बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो कि उन इलाकों में रहती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इनके जो ऊपर वाली स्किन होती है वो इनको प्रोटेक्ट करती है इन चीज़ों से बचने के लिए। और जो मैदानी इलाकों में या वहाँ पे रहती हैं वो बहुत से छोटे छोटे हेयर्स वाली पाई जाती हैं, जो कि मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं। इनके भी शेप्स का जो गोश्त होता है, हेयर्स होते हैं, मिल्क, स्किन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती हैं। इनके हेयर्स को खुसूसन कारपेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इनकी स्किन से, इनकी वूल से डिफरेंट टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। इनका मिल्क जो है वो वो अक्सर प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ हो रहा है। तो ये सारी वो फार्मिंग्स हैं जो हम लोग इन चीज़ों की मदद से, जो हमारे यहाँ पे पाई जाती है, उनकी मदद से बहुत इजीली कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सिटी इन तुर्की विद द नेम सिमिलर ऑफ ग्रोना? दिस रीजन वाज एसोसिएटेड विद दिस प्रोडक्ट। जी हाँ, वहाँ पर भी इन चीज़ों की फार्मिंग चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी इस फार्मिंग में ख़ुद को आगे लेके आना शुरू हो रहे हैं। उसके बाद हॉर्स, डोंकीज़ एंड मल्स आ गए। हम लोगों को पता है कि हॉर्स, डोंकी और मल्स वो चीज़ें होती हैं जो कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए यूज़ होते हैं। हार्ड वर्किंग एनिमल्स होते हैं। इनके ऊपर हम लोग कैरिंग गुड्स की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह इनको पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही टफ जानवर्स होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। ये पाकिस्तान के तकरीबन हर इलाके में आपको मिलेंगे। ये इनके अंदर भी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। डोंकी और हॉर्स के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग से मॉल जो है वो बनता है, जो कि बहुत हार्ड वर्किंग एनिमल है। इनकी स्पीड, इनका काम करना, इनकी हर चीज़ जो है वो दूसरे एनिमल्स के मुकाबले में बहुत ही अच्छी और बेस्ट है। हॉर्स और एनिमल्स इस तरह के जानवर हैं जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, हद से ज़्यादा हार्ड वर्किंग जानवर होता है। और इसकी खुराक का भी कोई मेन मसला नहीं होता। जिस तरह की चीज़ इन लोगों को दे दी जाए ये लोग इसको इजीली खा लेते हैं। लेकिन चूँकि एनिमल जो एक स्लो आहिस्ता चलने वाला जानवर है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये तकरीबन 2 से 3 घंटे जो हैं वो विदाउट एनी ब्रेक काम कर सकता है। और इसकी मदद से ज़्यादा हैवी वेट वाली चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह, या मोस्टली ये विलेजेस में या गांव में इसको यूज़ किया जाता है फसलों खेतों में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, इन चीज़ों के लिए इनको यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अभी रैबिट फार्मिंग के बारे में, कैटल फार्मिंग के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि शीप्स और गोट्स की जो है फार्मिंग वो हो रही है, उनसे कितने फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। हॉर्स और डोंकीज, मॉल्स के बारे में पढ़ा कि ये हम लोगों के काम किस तरह आ रहे हैं और कितना ज़्यादा ये हम लोगों के काम में हेल्प आउट कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।